ब्रीदिंग, बातें नहीं, बात बंद कर दो। ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस देख रहे थे हम लोग, और ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस में ये हम लोगों ने पढ़ लिया था यहां तक। ये भी पढ़ लिया था। यहां पढ़ रहे थे। ये फिगर हम समझा दे रहे हैं, आपको ऐसे ही बनाना है जैसे एनसीईआरटी में दिया है। तो इसको बनाने के लिए जगह छोड़ दीजिए, या एनसीईआरटी में बना ही हुआ है समझ लीजिए और वहीं पर देख लीजिए इसको। असलियत में ऐसी ब्लड वेसल जो डिफरेंट बॉडी ऑर्गन से हार्ट की तरफ आती है, ऐसी ब्लड वेसल जो डिफरेंट बॉडी ऑर्गन से हार्ट की तरफ आती है, उसको बोलते हैं वेन। क्या बोलते हैं? वेन। और वेन्स में इम्प्योर ब्लड रहता है। कैसा ब्लड रहता है? इम्प्योर ब्लड रहता है। और जो लार्ज वेन होती है उसे बोलते हैं वेना केवा। लार्ज वेन जो होती है उसे वेना केवा बोलते हैं। तो पूरी बॉडी का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड डिफरेंट वेन्स के द्वारा राइट एट्रियम में आ जाता है। किधर आता है? एनसीईआरटी ने उस वेन को लिखा है सिस्टेमिक वेन। क्या लिखा है? ब्लड को नीला इसलिए बनाया है क्योंकि वेन में कैसा ब्लड बहता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बहता है। और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कितना होता है? 40 mmHg। पढ़ा चुके हैं सब। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर कितना होता है? 45 mmHg, है ना? अच्छा, ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये आता है राइट एट्रियम में। ये राइट एट्रियम है, और राइट एट्रियम से, ये राइट एट्रियम है, राइट एट्रियम, और राइट एट्रियम से चला जाता है राइट वेंट्रिकल में, और राइट वेंट्रिकल पल्मोनरी एओर्टा या पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहां भेज देती है? बोलो, लंग्स में। और मैंने एक बात बताई थी आपको, बोलो, दुनिया की जितनी भी आर्टरी हैं सब में ब्लड बहेगा ऑक्सीजनेटेड। हर आर्टरी में ब्लड क्या होता है? ऑक्सीजनेटेड, एक्सेप्ट, कौन एक्सेप्शन है? पल्मोनरी आर्टरी। हर आर्टरी में ब्लड कैसा होता है? डीऑक्सीजनेटेड की ऑक्सीजनेटेड? ऑक्सीजनेटेड। किसको छोड़ के? पल्मोनरी आर्टरी। तो आपके दिमाग में एक बात यह आएगी कि पल्मोनरी आर्टरी के पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्यों भेजा जाता है? बोलो, इसलिए भेजा जाता है क्योंकि ऑक्सीजनेशन की प्रोसेस लंग्स में होती है। तो वहीं पर तो ब्लड का क्या होगा? ऑक्सीजनेशन। और जो चार्ट बनवाया है आपको, जो लिखवाया है, उसमें देखो मैंने एक बात लिखवाई, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन लंग्स एल्वियोलाई कितना है? 104। पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितना है? 40। क्या लिखा है? एल्वियोलस। तो जब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहां पहुंचेगा तो बताओ, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में ऑक्सीजन कितनी है? अब मर गए सब। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में ऑक्सीजन कितनी है? 40। और एल्वियोलर एयर में कितनी है?
कौन ज्यादा है? 104 ज्यादा है। अच्छा, गणित अच्छी है तुम्हारी। तो ज्यादा से कम की तरफ ऑक्सीजन आ जाएगी, तो ऑक्सीजन एल्वियोलस से किस में आ जाएगी? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड कितनी? और एल्वियोलाई में 40 है क्या? तो कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा कहां है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में। कहां कम है? एल्वियोलाई में। तो CO2 निकल के चली जाएगी इधर और ऑक्सीजन निकल के चली आएगी इधर। नाउ दिस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इज कन्वर्टेड इनटू ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और एक बड़ी सुंदर बात है कि विभिन्न बॉडी ऑर्गन से जो हार्ट की तरफ आता है उसको वेन कहते हैं। हर वेन में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन में कैसा है? यानी पल्मोनरी में पलट जाता है। और ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहां से आएगा लेफ्ट एट्रियम में, और लेफ्ट एट्रियम से चला जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट एट्रियम से चला जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट वेंट्रिकल ब्लड को पंप कर देगा डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स को, टिश्यू को, और डिफरेंट बॉडी ऑर्गन को जिससे बाहर की तरफ पंप कर रहा है उसको क्या बोलते हैं? सिस्टेमिक आर्टरी। क्या बोलते हैं? सिस्टेमिक आर्टरी। तो बताओ लंग्स, हार्ट की तरफ कौन सी आर्टरी आएगी, कौन सी वेन आएगी? सिस्टेमिक वेन। नहीं, हम जो सवाल पूछ रहे हैं फिगर देख के उसका जवाब दिया जाए। डिफरेंट बॉडी पार्ट से या बॉडी टिश्यू से कौन सी वेन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट की तरफ ले आएगी? हैं? सिस्टेमिक वेन। कहां ले आएगी? राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम से कहां चला जाएगा? और राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी एओर्टा आर्टरी से होता हुआ लंग्स के पास। एल्वियोलस किसकी यूनिट है? लंग्स की। और फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स से किसके पास आएगा? हार्ट के पास। किस वेन के द्वारा? हर वेन में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, लेकिन पल्मोनरी वेन में। और लेफ्ट आर्टरियम से कहां चला गया? तो बताओ लेफ्ट वेंट्रिकल से कौन सी आर्टरी डिफरेंट बॉडी पार्ट को ब्लड ले जाएगी? सिस्टेमिक आर्टरी। अब जरा देख के बताओ, फोटो तुम देखो, हम पूछ रहे हैं। बताओ सिस्टेमिक वेन में कैसा ब्लड होगा? क्या बात है, डीऑक्सीजनेटेड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में ऑक्सीजन की प्रतिशतता कितनी है? 40 mmHg पार्शियल प्रेशर है ऑक्सीजन का। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर क्या है? 45। अच्छा, ये सिस्टेमिक वेन ले आई, सिस्टेमिक वेन ले आई हार्ट में। हार्ट से कहां जाएगा? लग। किस वेन के द्वारा? पल्मोनरी वेन की पल्मोनरी आर्टरी। अब सुनो, कंफ्यूज मत करना। हार्ट से दूर जाए तो आर्टरी है, हार्ट की तरफ आए तो वेन। ये हार्ट की तरफ आ रही थी, क्या है? वेन। ये हार्ट की तरफ आ रही है, क्या है? वेन। हार्ट से दूर जा रही है, हार्ट से दूर जा रही। जो आर्टरी लंग्स को जाए वो, जो आर्टरी डिफरेंट बॉडी पार्ट को जाए वो। किस आर्टरी में इम्प्योर ब्लड? पल्मोनरी आर्टरी में डीऑक्सीजनेटेड। और किस में ऑक्सीजनेटेड? ऑक्सीजनेटेड ब्लड में ऑक्सीजन का परसेंटेज कितना होता था? 95, और कार्बन डाइऑक्साइड का 40। फिर किसके पास आ गई? टिश्यू के पास। जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में है वही होता है टिश्यू के पास, क्योंकि टिश्यू के पास क्या होता है? डीऑक्सीजनेशन। सब पढ़ा चुके इसके पहले वाले लेक्चर, नहीं पढ़ाया क्या? तो ये फिगर समझ में आ गया। अब जरा एक बात देखो, नीट 2013 में एक सवाल पूछा गया, जरा उसको देख लो। अच्छा, एक बात मैं बताऊं, तुम्हारे सामने डबल सर्कुलेशन बना, लेकिन यहां मैं कहना नहीं चाह रहा था क्योंकि सर्कुलेटरी सिस्टम का है। सुनो, मैं बता रहा हूं, देखो। एक सर्कुलेशन ये बना और एक सर्कुलेशन ये बना। इसको क्या बोलते हैं? डबल सर्कुलेशन या डबल सर्किट सर्कुलेशन। बोलो। हम लोगों में हार्ट में 4 चैम्बर पाए जाते हैं। राइट एट्रियम,
राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। बोलो 4 चैम्बर्ड हार्ट में कंप्लीट डबल सर्कुलेशन पाया जाता है। ऐसा नहीं है कि ब्लड हार्ट में गया और फिर बॉडी को आ गया, नहीं। ब्लड पहले गया हार्ट में, फिर सिर्फ एक आर्गन को गया, लंग्स को, लंग्स से फिर आया हार्ट में, अब हार्ट से गया डिफरेंट बॉडी आर्गन्स। ऐसा बिल्कुल नहीं हो रहा है। देखो कि डिफरेंट बॉडी से हार्ट में आया फिर डिफरेंट बॉडी को चला जाए। हार्ट में कितनी बार आया? एक बार डिफरेंट बॉडी पार्ट से हार्ट में आया। ऑक्सीजनेटेड कि डीऑक्सीजनेटेड? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को इसने किसके पास पंप कर दिया? लंग्स के पास। और लंग्स से फिर हार्ट में क्या आया? ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और फिर इसको पंप कर दिया डिफरेंट बॉडी पार्ट को। तो हार्ट में ब्लड कितनी बार आया? इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं डबल सर्कुलेशन। डबल सर्कुलेशन समझ में आया? हालांकि इस सर्कुलेटरी सिस्टम में पढ़ाऊंगा। इसको बोलते हैं सिस्टेमिक सर्कुलेशन, उसको बोलते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। इसको बोलते हैं सिस्टेमिक सर्कुलेशन, उसको बोलते हैं पल्मोनरी। यहां की बात नहीं है, कहां की बात है? सर्कुलेटरी सिस्टम की, वहां पर पढ़ाऊंगा। आगे देखो, एक बात रह गई थी, उसको पढ़ा दें। ये रह गया था, ये बात रह गई थी, है ना? जो डिफ्यूजन होता है एल्वियोलस से ब्लड कैपिलरी की तरफ, उसमें 3 लेयर होती है, और जिस मेम्ब्रेन के थ्रू होता है उसको बोलते हैं डिफ्यूजन मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन मेम्ब्रेन। लिखिए, सुनिए, ये एल्वियोलस है, एल्वियोलाई है, ये एल्वियोलाई, और ये ब्लड वेसल है। ये ब्लड वेसल, और ये इन दोनों के बीच में बेसमेंट सबस्टेंस है। इधर देखा जाए, ऑक्सीजन यहां से डिफ्यूज होकर के इधर जाएगी, और CO2 इधर से डिफ्यूज होकर के इधर जाएगी। तो जिस मेम्ब्रेन के क्रॉस ये डिफ्यूजन हो रहा है, इस मेम्ब्रेन को हम लोग डिफ्यूजन मेम्ब्रेन बोलते हैं। और मैं आपसे बात करना चाहता हूं इस फिगर को बड़ा करके, फिर मैं लिखूंगा। जब आपको समझ में आ जाएगा तब लिखूंगा, नहीं तो नहीं लिखूंगा। जब ऑक्सीजन यहां से चली तो सबसे पहले उसको क्या मिला? एल्वियोलर वाल मिली कि नहीं मिली? अरे लंग के एल्वियोलाई की वाल मिली कि नहीं मिली? और लंग के एल्वियोलाई के वाल के बाद क्या मिला? लंग की एल्वियोलाई और ब्लड कैपिलरी के बीच में कुछ पदार्थ भरा है, इसको बोलते हैं बेसमेंट सबस्टेंस। तो ये बेसमेंट सबस्टेंस मिला, और बेसमेंट सबस्टेंस के बाद कौन सी दीवार मिली? ब्लड कैपिलरी की वाल मिली। तो कितने मेजर वाल है इसमें? 3। नहीं समझ में? अरे सुनो तो, जब ऑक्सीजन इधर से इधर जा रही थी तो उसको सबसे पहले तो ये पीली वाली दीवार मिली, एल्वियोलर वाल। फिर ये बीच में जो नीला नीला सबस्टेंस भरा है ये मिला, बेसमेंट सबस्टेंस। इसको क्रॉस किया, फिर जो रेड रेड है ये मिली। बोलो यार, तो कितनी मेजर लेयर है? 3। और इस मेम्ब्रेन को हम लोग बोलते हैं डिफ्यूजन मेम्ब्रेन। अब इसको नॉर्मल कर लें पहले, दिख गया तुमको? इतना ही बनाया था। इस लेयर को बोलते हैं डिफ्यूजन मेम्ब्रेन। यहां से यहां तक की लेयर को बोलते हैं डिफ्यूजन मेम्ब्रेन। डिफ्यूजन मेम्ब्रेन।
और बेटा डिफ्यूजन मेम्ब्रेन जो है वो कितनी मेजर वॉल लेयर की बनी हुई है? 3। अब इसकी अगर हम सेक्शन कटिंग लें डिफ्यूजन मेम्ब्रेन की, तुम्हें क्या लिखना है हम समझा दे रहे हैं और तुमको दिखा के एक एक लिख देंगे। डिफ्यूजन मेम्ब्रेन अगर बनाए तो ये पहली वाली है, क्या है बताओ? एल्वियोलाई की वॉल। और ये दूसरी वाली है, क्या है बताओ? नहीं, बेसमेंट सबस्टेंस नहीं है, ब्लड कैपिलरी की वॉल है। और इन दोनों के बीच में क्या भरा है? बेसमेंट सबस्टेंस। अच्छा, इसने 3 मेजर क्यों कहा? हम तुमको पढ़ाते हैं तो हम लिखते हैं कि 3 मेजर, हमारे यहां लिखी थी 5। हम जब पढ़ते थे तो हमारे यहां लिखी थी कि 5 लेयर को क्रॉस करना पड़ता है। किसको किसको? तो सुनो तो, वो कहते थे एक तो ये सेल है, एक लेयर, इस सेल की बेसमेंट मेम्ब्रेन दूसरी लेयर, बेसमेंट सबस्टेंस तीसरी लेयर, बेसमेंट मेम्ब्रेन इसकी चौथी लेयर, और फिर जो सेल्स हैं वो 5वीं लेयर। नहीं समझ में आया? इसकी सेल्स, फिर उसकी बेसमेंट मेम्ब्रेन, बीच में बेसमेंट सबस्टेंस, फिर इसकी बेसमेंट मेम्ब्रेन, फिर उसकी सेल्स। नहीं समझ में आया? को बोलो, एपिथेलियम में सेल्स जो होती हैं वो कॉमन बेसमेंट मेम्ब्रेन पर अलाइंड होती। अब इस लेयर को अगर कोई क्रॉस करना चाहे तो केवल सेल को ही नहीं क्रॉस करना, उसकी बेसमेंट मेम्ब्रेन को भी क्रॉस करना है। तो देखो, पहले एल्वियोलर सेल्स, फिर उनकी बेसमेंट मेम्ब्रेन, फिर बीच में बेसमेंट सबस्टेंस, फिर एंडोथीलियम ब्लड वेसल की बेसमेंट मेम्ब्रेन, और फिर ब्लड वेसल की सेल। तो कितनी लेयर लिखी जाती थी? 5। लेकिन वो बेसमेंट मेम्ब्रेन को कंसीडर नहीं कर रहे, और जब बेसमेंट मेम्ब्रेन को कंसीडर नहीं कर रहे हैं तो क्या लिख रहे हैं? 3 मेजर। 3 मेजर नहीं, 3 प्रमुख प्रकार की सेल पाई जाती हैं, 3 प्रकार की सेल पाई जाती हैं, में अंतर है। 3 प्रमुख प्रकार की सेल पाई जाती हैं, इसका मतलब सेल्स तो और भी हैं लेकिन वो माइनर है, 3 ही मेजर है। वैसे इसका मतलब लेयर तो और भी है, बोलो यार, लेयर तो और भी है, लेकिन मेजर लेयर कितनी है? 3। अब हटा दें, अब इसको देखो हटा रहे हैं और इसको बना रहे हैं, देखो तो 1 मिनट। अच्छा, मैं बिल्कुल एग्जैक्ट वही लिखना चाह रहा हूं जो एनसीईआरटी ने लिखा है। ये एल्वियोलर वॉल है, बोलो एल्वियोलाई की वॉल इंटरनली घिरी होती है सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम से। किससे घिरी होती है? सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम से। बोलो, अगर एपिथेलियम एक्स्ट्रा थिन है, बहुत पतली है, जिन सेल्स की बनी है वो सेल्स पेपर लाइक हैं, थिन हैं, विद इरेगुलर बाउंड्री है, एक दूसरे में टाइल्स की तरह फिटेड। एक दूसरे में किसकी तरह फिट है? टाइल्स की तरह। आप ऐसे देख रहे हो तो ऐसे दिख रही है ये, अगर इसको ऐसे है, ऐसे करके देखो तो ये सेल्स ऐसे दिखेंगी, पतली पतली थिन लेयर विद इरेगुलर बाउंड्री फिटेड लाइक टाइल्स। किसकी तरह फिट है? टाइल्स की भांति फिट है, तो इसको बोलते हैं स्क्वैमस एपिथेलियम। और भैया, मैं जब स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल पढ़ाऊंगा तो आपको एक बात बताऊंगा कि स्क्वैमस एपिथेलियम डिफ्यूजन बाउंड्री बनाती है। स्क्वैमस एपिथेलियम वहां पाई जाती है जहां पर कोई छनन प्रक्रिया चलनी हो। जैसे चाय छाननी है तो रुमाल से अच्छी छनेगी कि रजाई से? नहीं नहीं, रजाई से छानो तो रजाई ही तुम्हारी चाय पी लेगी, कुछ नीचे कप में गया ही नहीं। यानी छन्नी जितनी पतली होगी, छनन प्रक्रिया उतनी अच्छी होगी। तो कौन सी एपिथेलियम है ये? अब मैं नहीं, मैं क्यों लिखूं? मैं तो 5 जानता हूं क्या है, लेकिन मैं वही लिखूंगा जो एनसीईआरटी ने लिखा है। एनसीईआरटी ने क्या लिखा है देखो, क्योंकि क्वेश्चन में वो यही डाल देंगे।
द डिफ्यूजन मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ 3 मेजर लेयर्स। हाउ मैनी मेजर लेयर्स? 3 मेजर लेयर्स। और सुनो, देखो तो एक लेयर ये एल्वियोलर वाल हो गई, नहीं हो गई क्या? ऑक्सीजन को ले आओ इधर। एक दीवार तो ये इसने क्रॉस किया, देखो बातें नहीं। एक दीवार ये वाली क्रॉस किया, उसके बाद बीच में ये पीला पीला बेसमेंट सबस्टेंस, और उसके बाद ब्लड कैपिलरी की दीवार। तो बताओ कितनी मेजर लेयर? 3। द डिफ्यूजन मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ 3 मेजर लेयर्स। नेमली, पहली कौन है? द थिन स्क्वैमस एपिथेलियम ऑफ एल्वियोलाई। ये क्या है? डिफ्यूजन मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ 3 मेजर लेयर्स। हम लिखवाते तो हम लिखवाते 5, लेकिन इन्होंने जब 3 लिखा तो मेजर शब्द यूज कर दिया। कितने मेजर लेयर की बनी हुई? 3 मेजर लेयर की बनी हुई है। और 3 मेजर लेयर में पहली कौन सी है? नहीं, थिन स्क्वैमस एपिथेलियम ऑफ एल्वियोलाई। ये वाली देखो, फोटो में देखो, यहां से लेकर यहां तक वाली, ये वाली दीवार थिन स्क्वैमस एपिथेलियम ऑफ एल्वियोलाई। तो ये क्या है? थिन स्क्वैमस एपिथेलियम ऑफ एल्वियोलाई। थिन स्क्वैमस एपिथेलियम ऑफ एल्वियोलाई। दूसरी कौन सी है? सुनो, मुझे सुनो, बोलो। ब्लड वेसल्स में भी थिन स्क्वैमस एपिथेलियम पाई जाती है। बोलो, लेकिन ब्लड वेसल्स की थिन स्क्वैमस एपिथेलियम को हम लोग एंडोथीलियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंडोथीलियम। तो सुनो, ये व्हाट इज दिस? एंडोथीलियम ऑफ ब्लड वेसल। इट इज आल्सो थिन स्क्वैमस एपिथेलियम। चूंकि थिन स्क्वैमस एपिथेलियम का जब मैं उदाहरण पढ़ाऊंगा चैप्टर नंबर 7 में, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल में, जब मैं आपको थिन एपिथेलियम या स्क्वैमस एपिथेलियम का एग्जाम्पल पढ़ाऊंगा, तो पढ़ाऊंगा वॉल ऑफ एयर सैक्स, वॉल ऑफ एल्वियोलाई। फिर दूसरा उदाहरण लिखवाऊंगा वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स। किसकी वॉल? भैया, ब्लड वेसल की वॉल तो थिन स्क्वैमस एपिथेलियम होनी ही चाहिए। क्यों होनी चाहिए? क्योंकि ब्लड ऑक्सीजन ले जाएगी, डिफ्यूज करेगी, उधर से CO2 डिफ्यूज होके इसमें आएगा, और ब्लड से टिश्यू के पास न्यूट्रिएंट्स डिफ्यूज होगा। तो डिफ्यूजन बाउंड्री बन रही है कि नहीं बन रही? इसीलिए ब्लड कैपिलरीज की एपिथेलियम भी थिन स्क्वैमस एपिथेलियम होती है, जिसे हम लोग एंडोथीलियम का नाम देते हैं। दूसरी कौन सी है? द एंडोथीलियम ऑफ एल्वियोलर कैपिलरीज। एल्वियोलस के पास जो ब्लड कैपिलरी गई है उसकी एंडोथीलियम। एंडोथीलियम भी कैसी है? थिन सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम ऑफ ब्लड वेसल इज नोन एज एंडोथीलियम। इन्होंने क्या लिखा? द एंडोथीलियम ऑफ एल्वियोलर कैपिलरीज। मैं बिल्कुल यही लिखना चाह रहा हूं, द एंडोथीलियम ऑफ क्या? एल्वियोलर कैपिलरीज। द एंडोथीलियम ऑफ एल्वियोलर कैपिलरीज। एल्वियोलर कैपिलरीज की एंडोथीलियम। द एंडोथीलियम ऑफ एल्वियोलर कैपिलरीज। द एंडोथीलियम ऑफ एल्वियोलर कैपिलरीज। द एंडोथीलियम ऑफ एल्वियोलर कैपिलरीज।
एक लेयर, दूसरी लेयर थिन स्क्वैमस एपिथेलियम ऑफ एल्वियोलाई। और यहीं मैं एक बात लिखना चाह रहा हूं, व्हाट इज एंडोथीलियम? एंडोथीलियम क्या है? एंडोथीलियम इज थिन स्क्वैमस एपिथेलियम ऑफ ब्लड कैपिलरीज। कहीं भी ब्लड कैपिलरी हो, उसकी थिन स्क्वैमस एपिथेलियम को क्या बोलते हैं? एंडोथीलियम। तो लिख लेंगे यहीं पर रिमार्क में एक बात लिख लीजिए, एक बात यहां पर नोट कर लीजिए रिमार्क में कि एंडोथीलियम इज, नहीं पता लगा तुम्हें एंडोथीलियम ही नहीं पता है, एंडोथीलियम इज थिन सिंपल, एंडोथीलियम इज थिन सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम ऑफ ब्लड कैपिलरीज, स्क्वैमस एपिथेलियम ऑफ ब्लड कैपिलरीज। एंडोथीलियम इज थिन सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम ऑफ ब्लड कैपिलरीज। कहीं भी ब्लड कैपिलरीज की जो पतली पतली थिन सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम होगी उसे क्या बोलेंगे? एंडोथीलियम। और इनके बीच में क्या है? और इनके बीच में क्या है? एंड बेसमेंट सबस्टेंस अमंग देम। एंड बेसमेंट सबस्टेंस अमंग देम, ये क्या लिखा? द एंडोथीलियम ऑफ एल्वियोलर कैपिलरीज एंड द बेसमेंट सबस्टेंस composed of a thin basement membrane supporting the squamous epithelium and the basement membrane surrounding the single layer of endothelium cells of capillaries in between them। बता दिए 5 लेयर की नहीं बता दिए। बेसमेंट सबस्टेंस, और बेसमेंट सबस्टेंस में कौन सी 2 चीजें आ जाए? एक बेसमेंट मेम्ब्रेन आ जाएगी जो किसको सपोर्ट कर रही है? स्क्वैमस एपिथेलियम ऑफ एल्वियोलर वाल को, और एक बेसमेंट मेम्ब्रेन आ गई जो एंडोथीलियम की सेल्स को सपोर्ट कर रही है। तो लिख लो, मैं बताऊं, ये पीला पीला जो बीच में इसने बनाया ये क्या है? बेसमेंट सबस्टेंस। ये लिखा, ये लो, हमें लिखने की जरूरत नहीं। एक बेसमेंट सबस्टेंस है, एक एंडोथीलियम ऑफ ब्लड कैपिलरी है, और एक क्या है? स्क्वैमस एपिथेलियम ऑफ एल्वियोलर वाल। करीब 1 सेल्ड थिक होता है, और क्या 1 सेल्ड थिक ही होता है, इसीलिए तो मैंने लिखा सिंपल। और एपिथेलियम सिंपल तब कहलाती है जब उसमें सेल की सिंगल लेयर हो। अगर 2 या 2 से अधिक सेल लेयर है तो उसको हम लोग कंपाउंड एपिथेलियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कहां पढ़ाएंगे? स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। तो एंड बेसमेंट सबस्टेंस लिख लो, वहां लिख लो। एंड बीच में क्या है? ये क्या है? बेसमेंट सबस्टेंस। तो बताओ कितनी मेजर लेयर है? नहीं, मेजर तो 5 नहीं बोल पाओगे ना। कितनी मेजर लेयर है? कौन कौन? एक तो थिन स्क्वैमस एपिथेलियम ऑफ एल्वियोलाई, दूसरी, अब इधर से चलो, छोड़ो उसको, दूसरी बेसमेंट सबस्टेंस, और तीसरी एंडोथीलियम ऑफ एल्वियोलर कैपिलरी। इन्हीं तीनों को तो पार करना है। तो सुनो तो ऑक्सीजन इधर से डिफ्यूज होकर इधर चली जाएगी ब्लड में, और CO2 इधर से डिफ्यूज होकर के इधर चली जाएगी। इधर क्या है? एल्वियोलाई, और इधर क्या है? ब्लड। और इस मेम्ब्रेन का नाम क्या है? और इस मेम्ब्रेन का नाम क्या है? बोलो यार। डिफ्यूजन मेम्ब्रेन है। तो 3 लेयर। एनसीईआरटी लिखती है कि थिकनेस ऑफ डिफ्यूजन मेम्ब्रेन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इतना जोर दे रहा हूं। अगर मैं किसी चीज को ज्यादा टाइम देने लगूं पढ़ाते समय
तो अपने आप समझ जाओ ये बहुत इंपॉर्टेंट, नहीं हम वहां रुकते ना, सट से आगे बढ़ जाते। थिकनेस ऑफ डिफ्यूजन मेम्ब्रेन इज लेस देन 1 मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर से भी कम मोटी है। और ब्रैकेट में लिख लो है कितनी, 0.2 मिलीमीटर। मैंने वैल्यू बता दी आपको, कितनी होती है, 0.2 मिलीमीटर होती है, अंडरलाइन कर लो। थिकनेस ऑफ डिफ्यूजन मेम्ब्रेन इज लेस देन 1 मिलीमीटर। अगर एग्जैक्ट वैल्यू पूछे तो 0.2 मिलीमीटर होती है। और बेसमेंट मेम्ब्रेन, बेसमेंट सबस्टेंस में क्या क्या चीजें आएंगी, एनसीईआरटी देख के लिखो। बेसमेंट सबस्टेंस में कौन कौन सी चीजें आएंगी, कंपोज्ड ऑफ थिन बेसमेंट मेम्ब्रेन सपोर्टिंग द स्क्वेमस एपिथेलियम, composed of thin basement membrane supporting the cells of squamous epithelium, composed of thin basement membrane supporting the cells of squamous epithelium। इसके सेल को सपोर्ट करने के लिए पीली वाली लाइन and a basement membrane supporting and a basement membrane and a basement membrane supporting the क्या, supporting the cells of endothelium। सपोर्टिंग द सेल्स ऑफ एंडोथीलियम। क्या पढ़ा दिया आपको, डिफ्यूजन मेम्ब्रेन। फिर से बता दो, नहीं डिफ्यूजन मेम्ब्रेन आपको दिखाई दे गई कि नहीं, और लिख लेना नीट 2013। डिफ्यूजन मेम्ब्रेन में कितनी लेयर है भैया बताओ, 3 लेयर है। अरे 5 मत बोलो यार, तुम वो बोलो जो एनसीईआरटी में लिखा है। तो कितनी लेयर, 3 मेजर लेयर बोल दें और अच्छा बोल दें तो 3 मेजर लेयर है। एक कौन हो गई, एल्वियोलाई की वाल, दूसरी कौन हो गई, ब्लड कैपिलरी की वाल, और तीसरी कौन हो गई, इन दोनों के बीच में बेसमेंट सबस्टेंस। यद्यपि लेयर 3 है लेकिन थिकनेस कितनी है, लेस देन 1 मिलीमीटर। और एग्जैक्टली ये थिकनेस कितनी होती है, 0.2 मिलीमीटर थिकनेस होती। कितना पतली है नहीं, तब ही डिफ्यूजन आसान होता है। भैया एंडोथीलियम क्या है, व्हाट इज एंडोथीलियम, बोलो। ब्लड कैपिलरीज की थिन स्क्वेमस एपिथेलियम को एंडोथीलियम बोलते हैं। डजंट मैटर कहां पाई जा रही है, कहीं भी पाई जाए, अगर ब्लड कैपिलरी है तो उसकी थिन स्क्वेमस एपिथेलियम को हम लोग क्या बोलते हैं, एंडोथीलियम बोलते हैं। बनाइए, बहुत मर मर के पढ़ाता हूं मैं, 11th बैच के बराबर मेहनत मैं कहीं नहीं करता। जल्दी बनाओ तो गैसियस ट्रांसपोर्ट पढ़ाना शुरू करें। ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, ऐसे ऐसे बना लो जैसे जैसे बनाए। कलर्ड पेन ऑन रखा करो, अलग अलग कलर से बनाने पे याद बहुत होता है। पांडे सर कहेंगे एक ही पेन से सब गोंच डालो, उनका कहना मत मानना। वो खुद काले हैं तो चाहते नहीं कि और कलर चीजें कलरफुल हो।
वो हमारे दोस्त हैं, हम उनको चाहे जो कहें, आपसे क्या मतलब। बहुत सारे बच्चों का है हैप्पी टीचर्स डे सर। आज मेरा बर्थडे भी है। थैंक यू वेरी मच। पार्टी वार्टी फिर कभी करेंगे, सिलेक्शन हो जाए। हम ऐसे छोटी मोटी पार्टी देते नहीं, तो हम पार्टी देंगे वहां, कहां बताओ, लैंडमार्क में। सिलेक्शन के बाद आपको पार्टी देंगे। डिफ्यूजन मेम्ब्रेन, बन गई डिफ्यूजन मेम्ब्रेन। जल्दी बनाओ, टाइम इतना मत लिया करो। यही तो तुम्हारी योग्यता है छापने वाली, जिस पर मुझे कभी संदेह नहीं हुआ कि हमारे बच्चे बहुत योग हैं, एकदम टीपानंद, तुरंत देख देख के टीप लेते हैं। अच्छा भैया, तुम ईमानदारी से बताना, हमारी बातें तुमको समझ में आती हैं? चलो बहुत अच्छी बात है, ये शुभ संकेत है। अगर आपको हमारी बात समझ में आ रही है तो आप ये मान लो कि आपको डॉक्टर बनने से कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि नोट्स के बाहर से कुछ नहीं आएगा, जितना लिखवा दें। ये बता दें, कुछ भी, नॉट ए सिंगल पॉइंट। रत्न खो दिया है आपने तुमसे। हो गया भाई, चलिए आगे चलते हैं थोड़ा सा। एनसीईआरटी में क्या लिखा है जरा देख लो। ये लिखा है कि, फिर वहीं आ जाऊंगा, बेसमेंट मेम्ब्रेन लेयर एंडोथेलियम इन बिटवीन देम। इसके बाद देखो, हाउएवर, यद्यपि कि ये 3 मेजर लेयर की बनी हुई है, हाउएवर इट्स टोटल थिकनेस इज मच लेस देन 1 मिलीमीटर। 1 मिलीमीटर से बहुत कम है, 1/5वां हिस्सा। और कितना है? 0.2 मिलीमीटर। देयरफॉर, इसलिए, अब ये तो लाइन पहली बार ही बता चुके कि हमारे शरीर में ऐसे कंसंट्रेशन ग्रेडियंट सेट हो गए हैं। अब जो पिछली क्लास में थे नहीं थे, उनको ये बात समझने में दिक्कत होगी, क्योंकि उनके लिए ये कथा हो गई। लेकिन जो थे वो बताएं कि हमने कहा था कि हमारे शरीर में ऐसा कंसंट्रेशन ग्रेडियंट डेवलप हो गया है कि सारे फैक्टर्स, ऑल द फैक्टर्स इन आवर बॉडी आर फेवरेबल, वो फेवर कर रहे हैं फॉर डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन। कहां से कहां? एल्वियोलाई टू टिश्यू एंड दैट ऑफ CO2 फ्रॉम टिश्यू टू एल्वियोलाई। तो ये तो बात पुरानी हो गई। ये बात तो हम और बेहतर पढ़ चुके हैं। और कहां पढ़ चुके इस बात को और बेहतर? यहां कि ऐसा ग्रेडियंट डेवलप हुआ है, ऐसा ग्रेडियंट डेवलप हुआ है कि ऑक्सीजन एल्वियोलाई से ब्लड और ब्लड से टिश्यू, ये डायरेक्शन है ऑक्सीजन फ्लो की। बट व्हाट अबाउट कार्बन डाइऑक्साइड? टिश्यू टू ब्लड एंड ब्लड टू एल्वियोलाई। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ CO2 बॉडी के बाहर। अपने आप देखो, ये तो पढ़ाया था ना, यही लाइन तो लिखी। चलिए बेटा जी, अब हम लोग आगे पढ़ते हैं। अगली हेडिंग, एनसीईआरटी से थोड़ा सा दूर हटते हैं। ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस।
एक हेडिंग डालिए, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, गैसियस ट्रांसपोर्ट। या ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज को ही हम लोग बोलते हैं गैसियस ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज आर गैसियस ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज आर गैसियस ट्रांसपोर्ट, है ना। ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट में लिखेंगे 97% एज ऑक्सी हीमोग्लोबिन थ्रू आरबीसी and 3% as dissolved into the plasma. (97% as oxyhemoglobin through RBC), 97% एज ऑक्सी हीमोग्लोबिन थ्रू आरबीसी। बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है। 3% एज डिजॉल्व्ड इनटू द प्लाज्मा। CO2 ट्रांसपोर्ट, CO2 ट्रांसपोर्ट 70% एज बाइकार्बोनेट आयन HCO3 माइनस, (20 to 25%). एक डेटा लिखना हो, एक डेटा लिख लो। देखो 23% एज कार्बामिनो हीमोग्लोबिन, और 7% एज डिजॉल्व्ड इनटू द प्लाज्मा। बहुत बार पूछे गए ये पॉइंट्स, बातें नहीं पिटने की पूरी संभावना है। 70% एज बाइकार्बोनेट आयन, 23% एज कार्बामिनो हीमोग्लोबिन, और 7% एज डिजॉल्व्ड इनटू द प्लाज्मा। ये जो है CO2 ट्रांसपोर्ट, ये मैक्सिमम है और ये मिनिमम है। मैक्सिमम ट्रांसपोर्ट होता है CO2 ट्रांसपोर्ट बाइकार्बोनेट आयन के रूप में, 70% एज बाइकार्बोनेट आयन। इफ बाइकार्बोनेट आयन इज नॉट इन ऑप्शन, देन सोडियम बाइकार्बोनेट इज करेक्ट आंसर। 70% एज बाइकार्बोनेट आयन, 23% एज कार्बामिनो हीमोग्लोबिन, and 7% as dissolved into the plasma। ये दोनों डेटा आपको बिल्कुल इसी तरह याद होना चाहिए जैसे हमको याद है। अब नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, अगली हेडिंग डालेंगे, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट या ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। नेक्स्ट हेडिंग होगी
ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। क्या लिखेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन में? पहला पॉइंट सुनो, हमारे 100 ml ब्लड में 15 ग्राम हीमोग्लोबिन होता है और 20 ml ऑक्सीजन उससे बाइंड अप होती है। ठीक है, एक एक बात सुनते चलो, इसके बाहर से कुछ नहीं होगा, जितना बोलेंगे वही सब सवाल है, सुनते जाना, उसका जवाब देते जाना। जब तुम अनसॉल्व या कोई गाइड बुक सॉल्व करोगे ना तो तुम्हारे सारे सवाल लाइन से निकलेंगे। टाइम तो वैसे कम है फिलहाल, लेकिन देखते हैं, तो जितना पढ़ा पाएंगे वहां तक पढ़ाएंगे, लेकिन 20 मिनट हम आगे ही बढ़ते जाएंगे। लिखिए, जैसे मैं लिख रहा हूं वैसे लिखना, जैसे मैं लिख रहा हूं वैसे लिखना, तुम अपना दिमाग मत लगाना। पहला पॉइंट लिखेंगे 100 ml ब्लड, 15 ग्राम हीमोग्लोबिन, 20 ml ऑक्सीजन। पहला पॉइंट, इसका मतलब हुआ कि 100 ml ब्लड में 15 ग्राम हीमोग्लोबिन पाया जाता है और वो 20 ml ऑक्सीजन से बाइंड अप होता है। जरा एक सवाल बताओ, 100 ml ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कितने ml ऑक्सीजन होती है? 20 ml। एक सवाल और बताओ, 100 ml ब्लड में हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी होती है? 15 ग्राम, 15 ग्राम। बोलो मेरे साथ, बोलो 100 ml ब्लड, 15 ग्राम हीमोग्लोबिन, 20 ml ऑक्सीजन। तो बताओ 1 ग्राम हीमोग्लोबिन कितने ml ऑक्सीजन से? 1.34 ml ऑक्सीजन। 1 ग्राम हीमोग्लोबिन कितने ऑक्सीजन से बाइंड अप करेगा? अच्छा, इसको ब्रैकेट में लिख लेना, 1 ग्राम हीमोग्लोबिन बाइंड अप करेगा 1.34 ml ऑक्सीजन से। एक बात और सुनो, हीमोग्लोबिन भी हमारी तरह बदतमीज है, जैसे हम लोग बदतमीज हो। जैसे जानते हैं ये फायदे वाली चीज है तो उससे नहीं जुड़ते, नहीं। जैसे हम जानते हैं कि वो हमें बर्बाद कर देगी, लेकिन हम उससे जुड़ने के लिए बहुत बेचैन रहते। क्यों है? हमारा खून ही गंदा। हीमोग्लोबिन भी ऐसा है। हीमोग्लोबिन बैंगनी रेड कलर का होता है, पर्पलिश रेड कलर का होता है। तो हीमोग्लोबिन जब ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है तो बना देता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन, और ऑक्सी हीमोग्लोबिन चमकदार लाल रंग का होता है। कैसा होता है? चमकदार लाल रंग का होता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और एक सुविधा है, जब चाहे तब ऑक्सीजन को छोड़ दे। बड़ा दोगला है ये हीमोग्लोबिन। जैसे लंग्स के पास पहुंचा, बिना पेंदी का लोटा है नीतीश कुमार की तरह, बिहार के मुख्यमंत्री। सुनना, लंग्स के पास पहुंचा और ऑक्सीजन से लगाव बढ़ गया। क्यों लगाव बढ़ गया? लंग्स से ऑक्सीजन, लंग्स के पास ऑक्सीजन से लगाव इसलिए बढ़ा लिया क्योंकि लंग्स के पास ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज्यादा था। गवर्नमेंट किसकी है? ऑक्सीजन। तो हाय ऑक्सीजन, मैं तो तुमको बहुत चाहता हूं और जुड़ जाओ तुम हमसे, जल्दी से जुड़ जाओ। 1 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन, 4 ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के लिए लगाव बहुत बड़ा। हाय ऑक्सीजन कर रहा, कन्वर्ट हो गया ऑक्सी हीमोग्लोबिन।
टिश्यू के पास पहुंचा, टिश्यू के पास मामला गड़बड़ था। कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर 45 और ऑक्सीजन का केवल 40। देखा यहां सरकार CO2 की है, तो CO2 ने कहा ये क्या हीमोग्लोबिन, तुम ये सब क्या कर रहे? अरे मैं क्या बताऊं, मैं तो इससे जुड़ नहीं रहा था, ये ऑक्सीजन जानबूझ के जुड़ी हमसे। तो उसने कहा CO2 ने फिर छोड़ो, तो छोड़ दिया, ले देना सारी ऑक्सीजन को छोड़ के, और कहा देखो मैं कितना वफादार हूं, न केवल ऑक्सीजन को छोड़ रहा हूं, तुमसे जुड़ भी रहा हूं, आओ तुम मुझसे जुड़ो, और जुड़ के हम लोग बनाएंगे कार्बामिनो हीमोग्लोबिन। कितना है खिलाड़ी आदमी है ये, कार्बामिनो हीमोग्लोबिन। और सुनो, एक कार्बामिनो हीमोग्लोबिन को लेके पहुंचा लंग्स के पास, वहां ऑक्सीजन की सरकार। ऑक्सीजन ने कहा ये क्या तुम CO2 से जुड़ते हो? ना, मैं तो CO2 को छोड़ने आया हूं यहां पे, CO2 तुम उतरो, ऑक्सीजन तुम आओ। समझ गया ना, दोगला है एकदम। मतलब जहां जिसकी गवर्नमेंट है उसी से लगाव बढ़ाए हुए है। लंग्स के पास ऑक्सीजन ज्यादा, कुछ लोग होते नहीं, चाहे जिसकी सरकार बने वो मंत्री जरूर बनते, समर्थन ही उसी को देते हैं जिसकी सरकार बन रही। नहीं तो मैं पढ़ाऊंगा, देखना, बड़ी मजेदार बात है। लंग्स के पास ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज्यादा है, तो लंग्स के पास हीमोग्लोबिन का लगाव ऑक्सीजन से ज्यादा, CO2 से कम है, इसलिए लंग्स के पास CO2 को छोड़ देता और ऑक्सीजन से जुड़ जाता। और जब टिश्यू के पास पहुंचा तो टिश्यू के पास CO2 का पार्शियल प्रेशर ज्यादा है, तो CO2 से लगाव बढ़ा लिया, ऑक्सीजन से घटा लिया, ऑक्सीजन को छोड़ करके CO2 से जुड़ गया। कर तो ये रहा है दोगलापंथी, लेकिन हमारे लिए फायदेमंद। हमारे लिए फायदेमंद इसलिए है क्योंकि लंग्स के पास पहुंचा, फेफड़े के पास पहुंचा तो ऑक्सीजन से जुड़ गया, फेफड़े में झुग्गा भर ऑक्सीजन है, ले जाओ इसको। टिश्यू को ऑक्सीजन की जरूरत दे दिया, और CO2 को बाहर निकालना है, ले आके फेफड़े में रिलीज कर दिया। एक और बड़ी सुंदर बात, बोलो रिएक्शन ऑफ, नहीं पहले तो जरा हीमोग्लोबिन का थोड़ा सा ऑपरेशन कर लें। लिखो हीमोग्लोबिन, सेकंड पॉइंट लिखेंगे हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन में हीमो फॉर हीम, हीम जो है ये आयरन पार्ट है, हीम आयरन पार्ट है, 5% पार्ट बनाता है। टोटल हीमोग्लोबिन का 5% पार्ट आयरन पार्ट है, और आयरन एग्जिस्ट इन फेरस फॉर्म। किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? फेरस फॉर्म में, Fe+2। और ग्लोबिन इज अ ग्लोब्यूलर प्रोटीन, ये ग्लोब्यूलर प्रोटीन है, और अगर प्रोटीन के साथ आयरन कंजुगेशन में है तो कहते हैं हीमोग्लोबिन क्या है? तो कहते हैं एक हीमोग्लोबिन एक कॉन्जुगेटेड प्रोटीन है जो हमारी बॉडी में रेस्पिरेटरी पिगमेंट की तरह काम करता है। किसकी तरह काम करता है? तो सुनना है, हीमोग्लोबिन इज ए कॉन्जुगेटेड प्रोटीन, एक कॉन्जुगेटेड प्रोटीन है। बताओ कौन है प्रोटीन के साथ कॉन्जुगेशन में? आयरन। हीमोग्लोबिन इज ए कॉन्जुगेटेड प्रोटीन, ब्रैकेट में लिखेंगे आयरन इज इन कॉन्जुगेशन विद प्रोटीन, 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 आयरन इज इन कॉन्जुगेशन विद प्रोटीन। एक चीज और, हीमोग्लोबिन जो है वो क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर को रिजेंबल करता है, कॉन्जुगेटेड प्रोटीन है, आयरन इज इन कॉन्जुगेशन विद प्रोटीन। एक पॉइंट और लिखेंगे, हीमोग्लोबिन कॉन्जुगेटेड प्रोटीन है, हीमोग्लोबिन रिप्रेजेंट क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर, क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर, क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर एंड मेड अप ऑफ
and made up of 4 polypeptide chain. 4 polypeptide chain. हीमोग्लोबिन क्वाटरनरी स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करता है और 4 पॉलीपेप्टाइड चेन का बना है। हीमोग्लोबिन में है 2 अल्फा चेन एंड 2 बीटा चेन। 2 अल्फा चेन है एंड 2 बीटा चेन है। ईच अल्फा चेन इज मेड अप ऑफ 141 अमीनो एसिड 141। ईच अल्फा चेन इज मेड अप ऑफ 141 अमीनो एसिड। प्रत्येक अल्फा चेन 141 अमीनो एसिड की बनी हुई है। ईच अल्फा चेन इज मेड अप ऑफ 141 अमीनो एसिड एंड ईच बीटा चेन इज मेड अप ऑफ 146 अमीनो एसिड। सब सवाल है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम। ईच बीटा चेन इज मेड अप ऑफ, प्रत्येक बीटा चेन बनी होती है 146 अमीनो एसिड की, 146 अमीनो एसिड की। ईच बीटा चेन इज मेड अप ऑफ, ईच बीटा चेन इज मेड अप ऑफ 146 अमीनो एसिड, 146 अमीनो एसिड। हीमोग्लोबिन के बारे में पहली बात तो इतनी बात आपको याद होनी चाहिए। तो हीमोग्लोबिन में आयरन है 5%, इसको हीम बोलते हैं। भैया क्या तुम बता सकते हो कि हीमोग्लोबिन में आयरन किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? फेरस फॉर्म में कि फेरिक फॉर्म में? फेरस फॉर्म में। और फेरस में बैलेंसी कितनी होती है? बोलो यार, 2 होती है, Fe+2। फेरिक फॉर्म में कितनी होती है? 3। ऑक्सीजन आग है, जला देती है। ऑक्सीजन जिससे रिएक्शन करती है उसका ऑक्सीडेशन कर देती है, लेकिन ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन का ऑक्सीडेशन नहीं करती। इसीलिए ऑक्सीजन जब हीमोग्लोबिन से रिएक्शन करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है, तब भी हीमोग्लोबिन की बैलेंसी +2, हीमोग्लोबिन में आयरन की बैलेंसी +2 ही रहती है। इसीलिए हीमोग्लोबिन का जो ऑक्सीजन से रिएक्शन होता है, इसे हम ऑक्सीडेशन नहीं कहते, ऑक्सीजनेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको पहले लिखो इतना, फिर 2 पॉइंट और लिखो। 3 लेक्चर का और बचा है, खत्म हो जाएगा चैप्टर। हीमोग्लोबिन को रेस्पिरेटरी पिगमेंट भी कहते हैं। रेस्पिरेटरी पिगमेंट कहते हैं। हीमोग्लोबिन को रेस्पिरेटरी पिगमेंट कहा जाता है। ग्लोबिन 95% होता है, जबकि हीम केवल 5% होता है। हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन से जो रिएक्शन है, ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। कैसी रिएक्शन है? और जब ये ऑक्सीजन से जुड़ता है तो इसका लगाव ऑक्सीजन से बढ़ता जाता है, जिससे जुड़ो उसी से लगाव बढ़ता जाता है। इसलिए जुड़ना नहीं चाहिए, नहीं लगाव बढ़ता जाता है। फिर एक समय आता है ना कि अब चाहे सिर फूटे या माथा यारा मैंने तो हां कर दी। क्यों भाई? इसलिए जुड़ो ही मत। लिखेंगे रिएक्शन ऑफ ऑक्सीजन विद हीमोग्लोबिन, या ऐसे लिखेंगे रिएक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन इज नोन एज ऑक्सीजनेशन, ऑक्सीजनेशन रादर देन ऑक्सीडेशन।
इसको ऑक्सीडेशन नहीं कहते, ऑक्सीजनेशन कहते हैं। रिएक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन इज नोन एज ऑक्सीजनेशन rather than oxidation because in oxyhemoglobin iron is also in ferrous state। अगर ऑक्सीडेशन हुआ होता तो एक इलेक्ट्रॉन और निकल जाता और फेरस स्टेट किसमें कन्वर्ट हो जाता, फेरिक में। बिकॉज इन ऑक्सी हीमोग्लोबिन आयरन इज आल्सो इन फेरस स्टेट Fe+2, यानी बैलेंसी ऑफ आयरन चेंज नहीं हुआ। मानसिकता पता चलती, कुछ होता थोड़ी। रिएक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन इज नोन एज ऑक्सीजनेशन। ये प्रक्रिया ऑक्सीजनेशन कहलाती है रादर देन ऑक्सीडेशन। इसे हम ऑक्सीडेशन नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते बताओ? बिकॉज इन ऑक्सी हीमोग्लोबिन आयरन इज आल्सो इन फेरस स्टेट। आयरन इज आल्सो इन फेरस स्टेट। आयरन अभी भी फेरस स्टेट में रहता है। बैलेंसी ऑफ आयरन इज +2। लिखिए इट इज ए रिवर्सिबल रिएक्शन। इट इज ए रिवर्सिबल रिएक्शन। ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। एक पॉइंट और लिखिए, 1 molecule of hemoglobin combined with 4 molecule of oxygen ब्रैकेट में लिख देना 8 एटम ऑफ ऑक्सीजन। एटम 8 हो जाएंगे। 8 एटम ऑफ ऑक्सीजन, लेकिन मॉलिक्यूल कितने हो जाएंगे? 4। यह भी सवाल हमसे पूछा गया है कि हीमोग्लोबिन का एक मॉलिक्यूल कितने मॉलिक्यूल ऑक्सीजन से जुड़ता है? बोलो यार, 4। एक बात बताएं, हीमोग्लोबिन का एक मॉलिक्यूल जब ऑक्सीजन के एक मॉलिक्यूल से जुड़ जाता है तो दूसरे ऑक्सीजन के लिए इसकी एफिनिटी बढ़ जाती है। तो जैसे जैसे जुड़ता जाएगा वैसे वैसे लगाव बढ़ता जाएगा। रिएक्शन लिख लीजिए, Hb+O2 gives HbO2। रिवर्सिबल रिएक्शन है। HbO2+O2 gives HbO2 होल ट्वाइस। और लगाव बढ़ा है, HbO2 होल ट्वाइस प्लस O2 gives HbO2 होल थराइस। और लगाव बढ़ गया, बढ़ता ही जा रहा है। अब ये मैं और तुम हम होने वाले हैं HbO2 होल 4। हाँ, चल रहा है? चलो आते, आ रहे बेटा, 2 मिनट बस, आ गए। ये हम लोग केक लाए ना, बर्थडे का हम लोगों का केक काटेंगे। तुम लोग अपना देखो जरा। तो HbO2+O2 gives HbO2, HbO2+O2 gives HbO2 whole twice, HbO2 whole twice plus O2 gives HbO2 whole thrice, HbO2+O2 gives HbO2 whole thrice, HbO2 whole thrice plus O2 gives HbO2 whole 4। यहां तक की बात लिख लो, और बातें हम लोग नेक्स्ट टर्न पर करेंगे। इसलिए नहीं कि केक कटने जा रहा है, इसलिए कि टाइम इज ओवर, समय कंप्लीट हो गया। तो अब आप इसके आगे नेक्स्ट टर्न पर आपको
हाँ बेटा, तो लास्ट टर्न पे कहां तक पहुंच गए थे हम लोग? बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्स हो गया था। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इंपल्स। तो हेडिंग डालिए इंपल्स। इंपल्स को आई से डिनोट करते हैं और हिंदी में कहते हैं इसको आवेग। ठीक है, इंपल्स को आई से डिनोट करते हैं। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ऊपर वेक्टर लगा लीजिए। इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। इंपल्स को आई से डिनोट करते हैं, हिंदी में इसको आवेग कहते हैं। इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, देखिए किसी बॉडी पर जब हम फोर्स लगाते हैं तो वो फोर्स उस बॉडी में चेंज इन मोमेंटम लाता है। किसी भी बॉडी पर जब हम फोर्स लगाते हैं तो वो फोर्स उस बॉडी में चेंज इन मोमेंटम लाता है। तो ये जो फोर्स की वजह से इफेक्ट प्रोड्यूस होता है, इसी को ही इंपल्स कहते हैं। ठीक है, व्हेन वी अप्लाइड ए फोर्स ऑन ए बॉडी, then it produces a change in momentum. Then it produces a change in momentum in the body. This effect is called impulse. This effect is called impulse. तो किसी भी बॉडी पर जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसमें चेंज इन मोमेंटम आता है, इस इफेक्ट को ही इंपल्स कहते हैं। तो इंपल्स I इज इक्वल टू हो जाता है फोर्स इनटू टाइम ड्यूरेशन इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। तो देखिए फॉर्मूला क्या बनता है, इंपल्स I इज इक्वल टू बॉडी पर लगने वाला फोर्स इनटू टाइम ड्यूरेशन, यानी जितने टाइम के लिए वो फोर्स लग रहा है वो टाइम डेल्टा टी इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन चेंज इन मोमेंटम के बराबर होगा। न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन हम लोगों ने पढ़ा था, याद होगा, उसमें फोर्स की वैल्यू आती थी F इज इक्वल टू dp बाई dt। तो dp बाई dt का मतलब ये वही है डेल्टा p बाई डेल्टा t। डेल्टा p इज द चेंज इन मोमेंटम एंड डेल्टा t इज द टाइम इंटरवल। बात समझ आई? डेल्टा p is the change in momentum and delta t अच्छा अच्छा अच्छा, चलो कोई बात नहीं। सबको बुला दिए क्या? बुला दिए, अच्छा।
स्टूल इसी के ऊपर रखा रहने दो, क्योंकि और कोई तो चीज है नहीं यहाँ पर। दिखेगा, इसमें तो दिखेगा, दिखेगा दिखेगा। इसमें तो पूरा बोर्ड आता है ना, यहाँ तक बोर्ड आता है, बोर्ड आता है यहाँ तक, इसमें दिखेगा, लेकिन उधर नहीं दिखेगा। चलो आ जाए अभी, तब फिर रखा जाए इधर, है ना? तब तक बैठो आराम से। तो भाई इम्पल्स इक्वल टू, हमारे पास फॉर्मूला आता है इम्पल्स इक्वल टू फोर्स इनटू टाइम ड्यूरेशन इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। ठीक है, इसमें ध्यान रखना है आई क्या है, इम्पल्स, एफ क्या है, फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी, F is the force applied on the body। उसके बाद डेल्टा T, डेल्टा T is the time interval, time interval for force applied। डेल्टा T is the time interval for force applied, मतलब जितने टाइम के लिए फोर्स अप्लाइड हो रहा है वो टाइम इंटरवल। And delta P is the change in momentum। Change in the momentum मतलब P फाइनल माइनस P इनिशियल होगा, है ना? और अगर P को अगर mv के टर्म में डिनोट करें बेटा यहां पर, तो यही बन जाएगा m ब्रैकेट में v फाइनल माइनस v इनिशियल। P फाइनल माइनस P इनिशियल को लिख सकते हैं m टाइम्स ब्रैकेट V फाइनल माइनस V इनिशियल। नोट कर लीजिए बेटा इसको। आप बेटा नए आए हो, आज पहला डे है आपका। कौन कौन आज नया आया है? एक आप और नहीं, आज कौन कौन आया है? अच्छा ठीक है, तो ये बेटा थोड़ा सा निकल चुका है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में। ठीक है, तो अभी यहां से समझने की कोशिश करो। ठीक है, बाकी इनसे नोट्स ले लेना, अपने बगल वाले सहेली बना लो इनको अपनी। ठीक है, तो नोट्स ले लीजिएगा। ठीक है बेटा, उनको पढ़िएगा, जहां नहीं समझ में आए तो पूछ लीजिएगा। ठीक है, हाँ बेटा नोट करो जल्दी से। कर लीजिए बेटा, बातें नहीं। फ्रेशर बैच में क्या छूटा हुआ है? वेक्टर, तो वेक्टर की क्लास कर लो सुबह, लेकिन अब तो किस में करा रहे होंगे? विश्वास बैच में शायद करा रहे होंगे, है ना? रोहित सर करा रहे होंगे, तो वो रोहित सर से पूछ लेना जाके।
ठीक है, तो कुछ दिन के लिए वेक्टर पढ़ लेना उसमें। ठीक है, लेकिन उसमें बहुत टाइम लगेगा, वो काफी डिटेल में है और क्लासेस ज्यादा लेनी पड़ेंगी। ठीक है, और मैंने कराया वो समझ नहीं आया? नहीं, तो हमने 2 क्लासें ली हैं अभी, एक क्लास तो पहले ली थी और एक क्लास अभी नेक्स्ट टाइम ली। अब एक क्लास और लेनी पड़ेगी, वो हम लेंगे अभी कल। कल 2 क्लासें हैं आपके यहाँ, कल 2 क्लासें हैं, तो एक में वेक्टर पढ़ा देंगे हम। ठीक है, कंप्लीट हो जाएगा, खत्म कर देंगे उसको, और एक में ये न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन आगे पढ़ेंगे। यूनिट एंड डायमेंशन, वो क्या बोलते हैं, वीडियो पढ़े होंगे, वीडियो ले लेना, ऑफिस में जाकर के बात कर लो, है ना, वीडियो होंगे, वीडियो मिल जाएंगे। हाँ बेटा, कर लिया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, यही जो इंपल्स होता है, यही इंपल्स की वैल्यू, अब इधर ध्यान दीजिए, बातें नहीं, यही इंपल्स की वैल्यू फोर्स और टाइम का अगर आपको एरिया दे रखा है तो उस एरिया के इक्वल भी होती है। इंपल्स की वैल्यू इज इक्वल टू एरिया ऑफ एफटी ग्राफ, यानी फोर्स और टाइम का अगर ग्राफ दे रखा होगा तो उसके एरिया की वैल्यू इंपल्स के इक्वल होती है। फोर्स का अगर टाइम के साथ कोई ग्राफ दे रखा है, ठीक है, समझ आ रहा है? अभी तो हम जनरल बना दे रहे हैं। मान लीजिए फोर्स इस तरीके से टाइम के साथ वेरी कर रहा है। सपोज दैट यहां पर टाइम t इक्वल टू t1 है, जब फोर्स की वैल्यू F1 के इक्वल है। ठीक है, फोर्स की वैल्यू F1 के इक्वल है। और सपोज दैट यहां पर टाइम t इज इक्वल टू t2 है, जब फोर्स की वैल्यू F2 के इक्वल है। और ये फोर्स F1 से लेकर के F2 तक वेरी कर रहा है, टाइम t1 से लेकर के t2 तक। तो इसका जो एरिया आएगा टाइम एक्सिस के साथ, ये इसका जो एरिया होगा, ठीक है, सपोज दैट ये पॉइंट A है और यहां से यहां तक ये B, ये C और ये D। इधर देखिए ध्यान से, तो इतना जो पूरा एरिया है, एरिया ऑफ ABCDA, ये पूरा कंप्लीट एरिया, इस पूरे कंप्लीट एरिया की जो वैल्यू होगी वही इंपल्स की वैल्यू होगी। अगर आपसे पूछा जाए टाइम t1 से लेकर के t2 तक बॉडी पर कितना इंपल्स लगेगा, तो उस इंपल्स की वैल्यू होगी एरिया ऑफ ABCDA ग्राफ। ये पूरा जो ग्राफ बन रहा है, इस ग्राफ का x एक्सिस के साथ, या कह सकते हो टाइम एक्सिस के साथ एरिया। ठीक है, इसी को देखो ऐसे भी डिनोट करते हैं, इंटीग्रेशन f dt, और लिमिट लग जाती है t1 से लेकर के t2 तक। इसी को हम इस तरीके से डिनोट कर सकते हैं, f इंटू डी टी, मतलब कि जैसे मान लो यहां पर एनी टाइम t इक्वल टू t पर, सपोज दैट एनी टाइम t इज इक्वल टू t पर, यहां पर देखिए जैसे आप एनी टाइम t इक्वल टू t पर फोर्स की वैल्यू
अगर f के इक्वल है, ध्यान दीजिए, एनी टाइम t इक्वल टू t पर अगर फोर्स की वैल्यू f के इक्वल है और हम थोड़ा सा टाइम इंटरवल चेंज करते हैं, यहां से लेकर यहां तक, सपोज दैट ये जो टाइम इंटरवल है वो dt का है, सपोज दैट ये छोटा सा टाइम इंटरवल है और वो dt का है। सपोज दैट ये छोटा सा जो टाइम इंटरवल है वो dt का है। तो ध्यान से देखो, इस स्ट्रिप का जो एरिया होगा उस एरिया को हम क्या लिख सकते हैं, F इंटू dt लिख सकते हैं कि नहीं। जो छोटा सा एरिया मिलेगा ये स्ट्रिप का एरिया कह सकते हो, क्योंकि यहां पर फोर्स की वैल्यू F है, तो इसकी ये वाली साइड जो है वो F के इक्वल हो गई, और इतना जो गैप है वो dt टाइम इंटरवल का है, तो ये वाली लेंथ dt के इक्वल हो जाएगी। तो अगर इस स्ट्रिप का एरिया हमको निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, इसकी लंबाई इंटू चौड़ाई का मल्टीप्लाई करेंगे। तो लंबाई की वैल्यू कितनी हो गई, f के इक्वल, और चौड़ाई की वैल्यू कितनी हो गई, dt के इक्वल। तो f और dt का अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो इस स्ट्रिप का एरिया आ जाएगा। अब ऐसी अगर इस पूरे एरिया में कई सारी पतली पतली स्ट्रिप है जिनसे मिलकर के ये पूरा एरिया बना है, तो उन सभी स्ट्रिप को जब हम जोड़ते हैं तो उनका इंटीग्रेशन करते हैं। ठीक है, इंटीग्रेशन का मतलब होता है समेशन, इंटीग्रेशन का मतलब होता है समेशन। तो ये सब जितनी पतली पतली स्ट्रिप के एरिया हैं उन सभी को जोड़ा जा रहा है यहां पर, तब ये पूरा एरिया बनेगा। तो अगर एक स्ट्रिप का एरिया हम निकाल लें और उसको इंटीग्रेट कर दे टाइम t1 से लेकर के t2 तक, तो ये पूरा समेशन आ गया f dt, पूरा t1 से लेकर के t2 तक, मतलब कि ये पूरा एरिया आ गया t इक्वल टू t1 से लेकर के t2 तक। तो इसी इंपल्स को हम इस फॉर्मूले से भी डिनोट कर सकते हैं, ये हो जाएगा टाइम t1 से t2, ये इंटीग्रेशन हो रहा है f इंटू dt। तो इंपल्स इक्वल टू एरिया ऑफ ft ग्राफ भी होता है, और इस ft ग्राफ के एरिया को हम t1 से t2 इंटीग्रेशन इंटू f dt से भी डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए बेटा इसको। ठीक है, तो एक तो इंपल्स का फॉर्मूला हमें मिला, इंपल्स I इज इक्वल टू फोर्स इंटू डेल्टा टी, और उसी को बोलते हैं चेंज इन मोमेंटम यानी कि डेल्टा पी। ठीक है, एक फॉर्मूला तो ये आया। तो कुछ क्वेश्चंस तो हमें इस फॉर्मूले पर बेस मिलेंगे, और कुछ क्वेश्चन जो ग्राफ वाले होते हैं वो हम इस फॉर्मूले से सॉल्व आउट करते हैं। अगर हमको इंपल्स की वैल्यू निकालनी हो और ग्राफ दिया हो ft वाला, तो उसमें हम इंटीग्रेट करके उस एरिया की वैल्यू को निकाल लेते हैं, या फिर कभी कभी ऐसा ग्राफ हमको दे रखा होता है कि उसको देखते ही हम एरिया निकाल सकते हैं, जैसे या तो वो रेक्टेंगुलर फॉर्म में होगा या फिर ट्राइंगल के फॉर्म में होगा, तो उनका एरिया हम बिना इंटीग्रेशन के भी निकाल सकते हैं। तो बस एरिया ऑफ जो ft ग्राफ होगा उसकी वैल्यू इंपल्स के इक्वल हो जाएगी। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन ग्राफ वाले आएंगे जिसमें इंपल्स निकालना होगा, तो इस कॉन्सेप्ट को हम लोग यूज करेंगे, और जिनमें फोर्स लग रहा होगा बॉडी में कुछ टाइम इंटरवल के लिए यानी डेल्टा टी टाइम इंटरवल के लिए, तो इंपल्स निकालने के लिए I इज इक्वल टू एफ इंटू डेल्टा टी फॉर्मूला यूज करेंगे। और चेंज इन मोमेंटम दे रखा होगा तब भी वही I इज इक्वल टू एफ इंटू डेल्टा टी, और इक्वल टू यही है चेंज इन मोमेंटम के इक्वल। ठीक है, बात समझ आई बेटा? चलिए कुछ क्वेश्चन करते हैं इसके। इसको नोट कर लिया बेटा? कर लीजिए जल्दी से।
कर लिया बेटा? देखिए एक क्वेश्चन दे रखा है, कहते हैं एक बॉडी का मास ऑफ ए बॉडी इक्वल टू 2 kg। एक बॉडी का मास दे रखा है 2 kg और कहते हैं इनिशियली एट रेस्ट कैलकुलेट, इनिशियली एट रेस्ट कैलकुलेट impulse, calculate impulse on body in 2 seconds, impulse on body in 2 seconds, और एरिया दे रखा है FT ग्राफ इसका दे रखा है ये डायग्राम दिया हुआ है, पूछ रहे हैं कैलकुलेट इंपल्स ऑन बॉडी इन 2 सेकेंड। 2 सेकेंड में इंपल्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। कैसे करेंगे बेटा? इनिशियली बॉडी रेस्ट पर है और 2 सेकेंड में इंपल्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। क्या हुआ? कुछ नहीं आ रहा? अभी बैठ के बस देखो आज। हाँ, आज बैठ के देखना ही पड़ेगा बेटा। हाँ भाई, इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे बताइए? अब यहां ध्यान दीजिए, बॉडी का मास दिया हुआ है, इंपल्स का फॉर्मूला हमारे पास जो है इंपल्स इक्वल टू फोर्स इनटू टाइम ड्यूरेशन और एक इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। ठीक है, चेंज इन मोमेंटम में मास और वेलोसिटी छिपे हुए हैं। चेंज इन मोमेंटम को हम mv फाइनल माइनस v इनिशियल लिख सकते हैं। ठीक, और एक इंपल्स का फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा था कि ft ग्राफ का भी होता है ना, यही इक्वल टू ft ग्राफ के एरिया के इक्वल होगा, यही इक्वल टू ft ग्राफ एरिया के इक्वल होगा। इधर ध्यान दो, ft ग्राफ एरिया के इक्वल होगा। ठीक है, अब बॉडी का मास हमें दे दिया, मास पता है 2 kg का, और इनिशियली रेस्ट पर है बॉडी, तो v इनिशियल 0 है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, ये गिवन है, और टाइम t इक्वल टू यानी कि डेल्टा t 2 सेकेंड दे रखा है, जिसमें हमें इंपल्स की वैल्यू निकालनी है। डेल्टा t टाइम इंटरवल 2 सेकेंड का हमें दे रखा है, जिसमें इंपल्स की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। बोलो भाई, समझ आई बात? अब अगर मान लो हमको ft ग्राफ दे रखा है और t इक्वल टू 2 सेकेंड में इंपल्स की वैल्यू पूछ रहे हैं, तो अगर इसी ft ग्राफ का t इक्वल टू 2 सेकेंड में हम एरिया निकाल ले तो इंपल्स निकल आएगा। हमको कुछ ज्यादा सोचना ही नहीं है। इसका एरिया टाइम एक्सिस के साथ जो बनेगा t इक्वल टू 2 सेकेंड में, वही इंपल्स की वैल्यू होगी, नहीं होगी? I इज इक्वल टू एरिया ऑफ
FT ग्राफ। ठीक, अब ध्यान से देखो, ये एरिया कैसा है? ट्राइंगल है, तो ट्राइंगल का एरिया क्या होता है? हाफ बेस इंटू हाइट। तो हाफ बेस की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहां? 2 सेकेंड के इक्वल, और हाइट की वैल्यू 10 के इक्वल। तो इससे ये कैंसिल, तो ये आ जाएगा 10। ठीक, इंपल्स की वैल्यू। अच्छा, यूनिट क्या होगा इंपल्स का? जो फोर्स का इंटू टाइम का होगा, या कह सकते हो जो डेल्टा पी का होगा, है ना? तो डेल्टा पी का यूनिट क्या आता था? केजी मीटर पर सेकेंड। भाई डेल्टा पी में क्या है? एमवी। एमवी में एम मास और वी वेलोसिटी, मतलब केजी मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो इंपल्स की वैल्यू आ गई इसके इक्वल। ठीक है, बोलो भाई, समझ आया? अच्छा, अब इसी में एक क्वेश्चन और दे रहे हैं हम। इन प्रीवियस क्वेश्चन, फाइंड फाइनल वेलोसिटी ऑफ बॉडी एट 2 सेकेंड। अब आपको निकालना है पिछले वाले क्वेश्चन में, इसी में, कि बॉडी की t इक्वल टू 2 सेकेंड पर वेलोसिटी कितनी होगी। सभी लोग निकालिए। t इक्वल टू 2 सेकेंड पर फाइनल वेलोसिटी निकालनी है। सब कुछ चीजें आपके पास है, सब सामने है। t इक्वल टू 2 सेकेंड पर फाइनल वेलोसिटी निकालनी है। कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? हाँ, ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे बस। भाई जो चीजें दे रखी हो वही तो फॉर्मूला यूज करेंगे। m बॉडी का मास दिया है, ठीक। इंपल्स देखो हम लोगों ने निकाल ही लिया, ये आ गया। तो इंपल्स इक्वल टू m v फाइनल माइनस v इनिशियल। m बॉडी का मास 2 kg दे रखा है, v फाइनल निकालना है t इक्वल टू 2 सेकेंड पर, और v इनिशियल कितना दिया है? 0। सब कुछ तो दिया है, बस दिमाग लगाना है, और दिमाग तो है ही आपके पास। जब सब कुछ सामने है तब फिर क्या दिक्कत है? तो देखो, इंपल्स इक्वल टू मास इंटू वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। अब ये फॉर्मूला यूज कर लेंगे, इंपल्स इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। तो इंपल्स की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली, ये आ जाता है 10, रख दिया यहां पर। m की वैल्यू कितनी दी है? 2 kg। v फाइनल निकालना है, ठीक है, t इक्वल टू 2 सेकेंड पर, और v इनिशियल कितना है? 0। तो यहां से v फाइनल कितना आ जाएगा? 5। समझ आया? कौन सा? तो m में अभी v फाइनल और v इनिशियल कहां पता है? v इनिशियल तो पता है, v फाइनल कहां पता है? तो ऐसा फॉर्मूला यूज करेंगे ना जिसमें वैल्यू नोन हो, तभी तो आप उसको कैलकुलेट कर पाओगे। इंपल्स के हमारे पास 3 फॉर्मूले आ रहे हैं। एक तो f इक्वल इंपल्स इक्वल टू f इंटू डेल्टा टी, एक है फॉर्मूला डेल्टा p, यानी डेल्टा p के इक्वल भी यही वैल्यू होगी, और एक चौथा एरिया ऑफ एफ टी ग्राफ।